तो आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं क्लासरूम ऑफ डॉयलाइट की एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसका रिजल्ट एक ही वॉल्यूम में दिखता है, लेकिन एनकोजी का सेटअप काफ़ी सब्टेल और लेयर था। अगर तुम सिर्फ वॉल्यूम 7 सेकेंड ईयर आर्क पढ़ो, तुम्हें यागामी का एक्सपल्शन का बिग पिक्चर समझना मुश्किल रहेगा। क्लूज स्कैटर्ड है और यागामी की आइडेंटिटी रिवील करने में काफ़ी फैक्टर्स इन्वॉल्व है। तब ये यागामी एक ओपोनेंट जो कभी डायरेक्टली सामने नहीं आता, जो हमेशा पीछे रहेगा, सोचता है और प्लान करता है और कोई भी छोटी सी गलती नहीं करता जो उसकी आइडेंटिटी रिवील कर दे, और फिर भी वो एक्सपर्ट होता है। क्योंकि लव लेटर एनकोजी ने यागामी को फंसाने के लिए नहीं बल्कि एक टेस्ट के लिए लिखा था, एक फिल्टर जो सिर्फ एक ही लाइफ के इंसान को पास कर सकता था। और सबसे डेंजरस बात, इस टेस्ट का आंसर यागामी ने खुद लिख दिया। और इस टेकडाउन के लेयर समझने के बाद तुम देखोगे कि जीनियस का मतलब सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं, स्ट्रेटेजी और टाइमिंग का भी अपना रोल होता है। यागामी तकेया से पहली मुलाकात हम वॉल्यूम 1 सेकेंड ईयर आर्क में करते हैं, जब वो कुशिदा को एक मिडिल स्कूल जूनियर के रूप में ग्रीट करता है। अगले वॉल्यूम में कुशिदा एनकोजी को बता देती है कि यागामी उसके सीक्रेट से वाकिफ है। यहाँ से एनकोजी के दिमाग में पहली शंका जगती है, अगर कोई किसी के सीक्रेट जानता है और फिर भी करीब आता है तो उसके इंटेंशंस कभी भी सही नहीं हो सकते। ऊपर से यागामी को एक सीक्रेट स्पेशल एग्जाम के लिए क्लास रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट किया गया था। उसने कुशिदा के साथ क्वेश्चनेबल एक्शंस लिए, लेकिन फिर भी एनकोजी को एग्जाम के बारे में इन्फॉर्म किया। ये कॉन्ट्रडिक्शन एनकोजी के लिए एक सब्टेल हिंट था, यागामी को समझना अभी बाकी था। यागामी के एक्शंस को ऑब्जर्व करने में सबसे बड़ा रोल इशिगामी का था। इशिगामी डिस्टर्ब हो गया था स्कूल में उसके डिस्प्यूटिव बिहेवियर से। सेकेंड ईयर वॉल्यूम 2 में यागामी ने अपने ईयर के क्लास सी के एक स्टूडेंट को एक्सपेल किया था, जिससे सुबाकी और ओटोमिया ट्रेस करने लगे थे। इवन आइडेंट एग्जाम में भी उसने कुमिया और किनोशिता को इंजरी पहुंचाई थी, जिससे रियन अनइजी फील करते हुए उनका ऑब्जर्वेशन शुरू कर देता है। इस सब देख के इशिगामी ने डिसाइड किया कि एनकोजी को इन्फॉर्म करेगा और इसके लिए सुबाकी का यूज़ किया जाएगा। सुबाकी ने सातो पर सबटेल प्रेशर और थ्रेड डाला, ये कहते हुए कि अगर केस स्कूल से एक्सपेल हो जाती है तो सातो का एनकोजी के साथ इंटरेक्शन चांसेस इंक्रीज हो सकता है। उसके कंटिन्यूस साइकोलॉजिकल प्रेशर की वजह से सातो एनकोजी के पास कंसल्ट करने आती है। एनकोजी तुरंत समझ गया था कि सुबाकी का असली मकसद सातो को एक्सपोज करना नहीं था, बल्कि उसकी सेफ्टी और इन्वॉल्वमेंट को कंट्रोल करना था। अब तुम लोगों में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि सुबाकी को सातो की फीलिंग्स के बारे में कैसे पता चला। पहली मुलाकात से पहले सातो ने एनकोजी और के को एक डेट लाइक मोमेंट में देखा। दोनों आर्म्स क्रॉस करके और वहाँ से वो भाग गई अपनी अनकंट्रोलेबल फीलिंग्स की वजह से। शायद सुबाकी ने इस एक्शन को सातो के इमोशनल क्यूज के रूप में समझा और इसलिए सातो को सब्टिली कॉन्फ्रंट किया। यहाँ दूसरी तरफ देखो इशिगामी जानता था कि यागामी व्हाइट रूम स्टूडेंट है, लेकिन एनकोजी को ये नहीं पता था कि यागामी व्हाइट रूम का स्टूडेंट है या फिर एक स्ट्रेटेजिकली डेंजरस ओपोनेंट। अगर डायरेक्टली कन्फ्रंट करता तो क्लूज का मिक्स कंफ्यूज कर देता। अब यहाँ पे इशिगामी का दिमाग देखो, उसने क्या किया, उसने स्ट्रेटेजिकली प्रेशर डाला, जैसे स्पोर्ट फेस्टिवल के दौरान ये सिग्नल देने के लिए कि अगर ऑब्स्टिकल्स रिमूव नहीं किए गए तो एनकोजी की पीस कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। अब इन सब के चक्कर में एनकोजी डिसाइड करता है लव लेटर स्ट्रेटेजी का यूज करने का। आई नो सुनने में लव लेटर थोड़ा चाइल्डिश लग सकता है, लेकिन एनकोजी के लिए इमोशंस का भी प्रायोरिटी नहीं थे। उसका फोकस हमेशा रिएक्शंस और पैटर्न्स पे था। ये लेटर रोमांस का पार्ट नहीं था, बल्कि एक साइकोलॉजिकल प्रूफ था जो सीरीज के काफ़ी पहले स्टैब्लिश हो चुका था। फर्स्ट ईयर में वॉल्यूम 1 में मानाबू के साथ जब कन्फ्रंटेशन हुआ था एनकोजी का, एनकोजी कैजुअली होरिकिता को फिर बताता है कि उसने पियानो और कैलीग्राफी सीखी है। पहली नज़र में ये लाइन इनसिग्निफिकेंट लगती है, लेकिन बाद में रिवील होता है कि कैलीग्राफी व्हाइट रूम के करिकुलम का एक पार्ट है। ये स्किल नहीं है, डिसिप्लिन और ट्रेनिंग का प्रूफ है। अब सेकेंड ईयर वॉल्यूम 2 में यागामी खुद एनकोजी और कुशिदा को बताता है कि उसके ग्रैंडफादर कैलीग्राफी इंस्ट्रक्टर है। ये डिटेल सिर्फ बैकग्राउंड नहीं थी, बल्कि एक क्लू थी। यागामी की हैंडराइटिंग क्लीन और कंट्रोल्ड है, बिल्कुल व्हाइट रूम के ट्रेंड स्टूडेंट जैसे। एनकोजी ने इस पैटर्न को नोटिस किया और इग्नोर नहीं किया। उसने ये टेस्ट किया कि कौन इस सब्टिल क्यू को देख पाएगा। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, एनकोजी ने जानबूझकर कैलीग्राफी यूज की जब वो लव लेटर लिख रहा था। नॉर्मल हैंडराइटिंग नहीं, बल्कि ट्रेन स्ट्रोक्स। मकसद अपनी आइडेंटिटी रिवील करना नहीं, बल्कि ये देखना कि कौन इस डिटेल को ऑब्जर्व करता है, और फिर यहीं से माइंड गेम स्टार्ट होता है। हमें लेटर का फुल कंटेंट अभी तक नहीं बताया गया कि एनकोजी ने आके वहाँ पे लिखा गया था, लेकिन यागामी खुद कंफर्म करता है कि इसमें एक एन्क्रिप्टेड मैसेज था जो स्टूडेंट काउंसिल रूम तक लीड करता था। एनकोजी भी इस वक्त श्योर नहीं था कि यागामी व्हाइट रूम से है या नहीं है, इसलिए ये लेटर ट्रैप नहीं, एक टेस्ट था। अगर यागामी एन्क्रिप्शन क्रैक कर लेता तो वो व्हाइट रूम लेवल का स्किल प्रूफ देता। अगर फेल होता तो एनकोजी बिना लॉस के अपने मूव्स ड्रॉप कर देता। अब सवाल यहाँ ये है कि एनकोजी को कैसे पता चला कि यागामी इस टेस्ट का पार्ट बनेगा। यहीं से एनकोजी की ब्रिलियंसी का पता चलता है। उसने कहाँ से कैलकुलेट करना स्टार्ट किया। देखो, लेटर को एनकोजी ने के थ्रू होरिकिता तक पहुँचवाया।
यह कहकर कि ये नागुमो के लिए है। नॉर्मली होरिकिता डायरेक्ट अप्रोच कर सकती थी, लेकिन डायनेमिक्स इस तरह बनाए गए कि डायरेक्ट अप्रोच ऑकवर्ड लगती, और जब एक लॉजिकल इंसान ऑकवर्ड सिचुएशन में फंसता है वो हेल्प मांगता है, और ये हेल्प यागामी के हाथ से आती है। अब जरा याद करो, वॉल्यूम 6 सेकेंडरी आर्क में भी हम देख चुके हैं कि यागामी ही था जिसने नागुमो का मैसेज होरिकिता तक पहुंचाया था। इससे एनगोजी को ये क्लियर हो गया था कि यागामी स्टूडेंट काउंसिल के अंदर एक रेगुलर इंटरमीडिएट का काम करता है और होरिकिता से कनेक्टेड है। इसलिए एनगोजी कॉन्फिडेंट था कि लेटर डायरेक्टली नहीं, लेकिन यागामी के इन्फ्लुएंस जोन में जरूर आएगा। यागामी के पर्सपेक्टिव से होरिकिता का लेटर सस्पिशियस था, क्योंकि वो जानता था कि होरिकिता और एनकोजी सेम क्लास से। लेटर एक सिंपल एनवेलप और स्टिकर में था, इजी टू ओपन, इजी टू रिसीव। यागामी ने लेटर खोला, मैसेज पढ़ा, इंक्रिप्शन डिकोड किया और वही उसका आंसर बन गया। यानी लव लेटर ने यागामी को फंसाया नहीं, बल्कि एक्सपोज कर दिया। अब जब लव लेटर यागामी के हाथ में गया, एनकोजी के लिए एक बात ऑलमोस्ट पक्की हो गई थी, यागामी जरूर स्टूडेंट काउंसिल रूम में आएगा। ये पार्ट प्रैक्टिकली गारंटेड था। असली चैलेंज यहाँ ये था कि कैसे एक्सपेल किया जाए। इसका जवाब भी सिंपल है, यागामी ने खुद अपना रास्ता बना दिया। अनइनएबिलिटेड आइडेंटिटी एग्जाम के दौरान उसने कोमियो और किनोशिता को इंजरी दी थी, और यही उसका एक्सप्रेशन का रीजन भी बन जाता है। एनकोजी ने तुरंत रुएन को इन्फॉर्म किया, रुएन ने नागुमो को इन्वॉल्व किया। दोनों ने डिसाइड किया यागामी को कॉर्नर करेंगे, और इस पास सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, टीचर्स भी प्रेजेंट थे। और सवाल ये है, यागामी जो हमेशा शैडो में रहता है और फ्रंट लाइन पे नहीं था, वो वहाँ क्यों आया? वो खुद तो सेफ समझ रहा था। उसका छोटा सा एक्शन जो उसे इनसिग्निफिकेंट लगा, अब ट्रैप बन चुका था। वो बस ऑब्जर्व करने और रिएक्शंस चेक करने ही आया था। जब यागामी रियलाइज करता है कि ये ट्रैप है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रुएन और टेस्टिमोनीज के बेसिस पर कोमियो और किनोशिता के इंसिडेंट का ब्लेम यागामी पर डाल दिया जाता है। इवन माशिमा सेंसे प्रूफ भी देते हैं कि जिस वक्त ये सब हुआ था, यागामी का जीपीएस टूटा हुआ था, लेकिन उसी रेंज के आसपास था। टेक्निकली देखो तो ये सॉलिड प्रूफ नहीं था। अगर यागामी काम रहता तो वो आसानी से इसे डॉज कर सकता था, लेकिन उसका दिमाग तुरंत क्लाउड हो गया। इन्फीरियरिटी और फ्रस्ट्रेशन ने उस पर कंट्रोल कर लिया। कंपोजर चला गया और वो रैम्पेज करने लगा। याद है मैंने जब यागामी का कैरेक्टर एनालिसिस किया था, मैंने कहा था उस समय भी कि यागामी चाहता तो आसानी से वहाँ से निकल सकता था, लेकिन उसका एंगर ने उसे टेक ओवर कर लिया और ऐसा रिजल्ट हुआ। लास्ट में क्या होता है, व्हाइट रूम इंस्ट्रक्टर इंटरवेन करते और उसे रूम से बाहर ले जाते, और ये व्हाइट रूम इंस्ट्रक्टर को एनकोजी वहाँ भेजता है, क्योंकि वो जानता था कि यागामी को वहाँ कोई नहीं रोक सकता। इसलिए वो व्हाइट रूम के इंस्ट्रक्टर को वहाँ पे डायरेक्ट कर लेता है, जिससे एनकोजी को पर्सनली इंटरवेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब मजे की बात यहाँ ये है, यागामी ने एंड तक एनकोजी को डायरेक्टली फेस नहीं किया, फिर भी एनकोजी ने बिना सामने आए उसे एक्सपेल कर दिया। ये स्ट्रेटजी सिर्फ इंटेलिजेंस का नहीं, साइकोलॉजिकल लेयरिंग का प्रूफ था। यागामी का ईगो, इन्फीरियरिटी और प्रेडिक्टेबल पैटर्न सब एक्सप्लॉइट किए गए। एनकोजी का ब्रिलियंस सिर्फ इंटेलिजेंस में नहीं, बल्कि साइकोलॉजिकल फोरसाइट और टाइमिंग में था। उसने यागामी के सारे एक्शंस पहले से प्रेडिक्ट किए, कौन से क्लूज ऑब्जर्व करेगा, कौन से ईगो फेल होगा और कौन सी रिएक्शंस उसके प्लान को रिवील करेगी। लव लेटर कोई चाइल्डिश जेस्चर नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल प्रूफ था, डिजाइन टू फिल्टर इंस्टिंक्टिव पैटर्न्स और ईगो ड्रिवन डिसीजंस। यागामी का डाउनफॉल इंटेलिजेंस की कमी की वजह से नहीं, बल्कि प्रेडिक्टेबल ह्यूमन बिहेवियर और इमोशनल ट्रिगर्स की वजह से हुआ। इस सेटअप का एक और लेयर ये भी है, एनकोजी ने डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन अवॉइड किया और हर एलिमेंट को डिस्क्रीटली इलस्ट्रेट किया। टाइमिंग्स, विटनेस, इवन वाइट रूम कनेक्शंस सब कोऑर्डिनेटेड। इस अप्रोच से वो शैडो से कंट्रोल करता है, बिना विजिबली इंटरवेन किए। ये स्ट्रेटजी हमें दिखाती है कि ट्रू जीनियस का मतलब सिर्फ फास्ट थिंकिंग नहीं, बल्कि सिचुएशनल मास्टरी, रिस्क कैलकुलेशन और सब्टिल मैनिपुलेशन भी होता है। साइकोलॉजिकली देखा जाए, एनकोजी ने ओपोनेंट का ईगो और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस को एक्सप्लॉइट किए, उनकी रिस्पॉन्सेस का टेस्ट लिया और अपने लिए सेफ एग्जिट इंश्योर किया। इस इंटायर सीक्वेंस से ये क्लियर होता है कि एनकोजी की स्मार्टनेस का कोर एलिमेंट है एंटिसिपेशन है, प्लस सबटेल कंट्रोल, जहां हर ह्यूमन वीकनेस एक टूल बन जाता है और आउटकम हमेशा उसके फेवर में अलाइन होता है। तो ये था एनकोजी का ब्रिलियंस, एक ऐसा दिमाग जो कभी सामने नहीं आता, फिर भी हर थ्रेट कंट्रोल में रखता है। लैबोरेटरी से लेकर परफेक्टली टाइम एक्सप्रेशन तक हर मूव मेटिकुलसली प्लान थी और साइकोलॉजी का हर लेयर एक्सप्लॉइट किया गया। यागामी जैसे कैलकुलेटेड ओपोनेंट भी इस सब्टिल ट्रैप में आ गया, और ये सिर्फ इंटेलिजेंस का खेल नहीं, ये स्ट्रेटेजी, टाइमिंग और ह्यूमन बिहेवियर का मास्टर क्लास था। आई होप ये वीडियो तुम लोगों को पसंद आया हो और पूरा स्ट्रेटेजी समझ आया हो। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसे मैं कवर करूँ तो वो भी सजेस्ट ज़रूर करना। अब इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में किसी और वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।